Good morning students. In this video we will start new chapter in 12th class chemistry, that is the solid states. देखिए, अपने नोट्स अपने सामने खोल कर रखें। ये मैं आपसे हर बार उम्मीद करता हूँ कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो उस वीडियो से रिलेटेड नोट्स पहले ही लिखवा चुका हूँ मैं, तभी वो वीडियो बनाया जा रहा है। तो वो नोट्स आप अपने सामने खोल कर रखें। और दूसरी बात यह है कि अपने पढ़ने की जगह आप फिक्स करें कि घर में कौन सी जगह बैठ के आप पढ़ते हो, वहीं पर ही बैठ के पढ़ें रोज़। और टेबल कुर्सी लगा कर पढ़ें, कभी भी लेट कर ना पढ़ें। और उस जगह तो बिल्कुल ना पढ़ें जिस जगह पर आप सोते हो रात को या दिन में, वरना कब आपको आपका बिस्तर बुला लेगा सोने के लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप सो गए हो पढ़ते पढ़ते। तो अपनी पढ़ाई की जगह फिक्स होनी चाहिए घर में, और पढ़ने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए कि इतने घंटे तो रोज़ पढ़ना ही है। उससे आगे कितना पढ़ सकते हो वो आपकी कैपेसिटी पर है, लेकिन मिनिमम टाइम आपका फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि मिनिमम टाइम 5 मिनट है कि 5 मिनट पढ़ लिया। कम से कम 3 आवर्स मिनिमम टाइम होना चाहिए बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। और पढ़ने का तरीका है टेबल कुर्सी लगा कर पढ़ें। और अब जैसे आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आप देख रहे हो उससे रिलेटेड नोट्स आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो। तो वो नोट्स आपके सामने खुले हुए रहने चाहिए। और आप अब जैसे कि फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ सॉलिड स्टेट, अगर किसी ने उसके नोट्स ना भी लिखे हैं तो प्लीज़ वो नोट्स साथ साथ लिख लें। आई होप अब तक लिख लिए होंगे सब ने। अगर नहीं भी लिखे हैं तो वो नोट्स पहले लिख लें। आपको पता है कि अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे आएगा, तो उस टॉपिक के नोट्स पहले ही लिख लें और फिर आप उसको सामने खोल कर देखोगे साथ साथ वीडियो के, तो वो ज़्यादा बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। ठीक है, तो ये पढ़ने का तरीका है। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। 11th क्लास में एक चैप्टर आपने पढ़ा था स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ, और उसमें हमने देखा था कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं मेनली। एक होती है गैसेज स्टेट, सेकंड है लिक्विड स्टेट, और थर्ड है सॉलिड स्टेट। गैसेज स्टेट एंड लिक्विड स्टेट हमने 11th क्लास में पढ़ ली हैं, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। 11th क्लास में ये बात आपको बताई गई थी कि ये जो सॉलिड स्टेट है मैटर की, ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। और जो डिस्टिंक्शन है गैसेज, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट में, उनका मेन जो बेस है इनको अलग करने का, वो है इनके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, वो इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेगी। जो गैसेज स्टेट रहते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए जो डिस्टेंस होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो दूर दूर रहते हैं और कौन सी स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं, गैसेज स्टेट का। लिक्विड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़े गैसेज स्टेट से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल थोड़े पास पास होते हैं, इसीलिए ये लिक्विड स्टेट कहलाती है। और सॉलिड जो स्टेट है इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरमोलिकुलर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, और एक फिक्स शेप एंड साइज का मैटर हमें ऑब्टेन होता है, जो क्या कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट्स। तो आप देख भी चुके होंगे, छोटी क्लासेज में हम देखते हैं। यहाँ पर एक रिमाइंडर की तरह है, सॉलिड आर रिजिड यानी कठोर होते हैं, एंड हैव डेफिनेट शेप एंड मास। दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम विच इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द साइज एंड शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। जिस कंटेनर में उनको रखते हैं उसके शेप एंड साइज से सॉलिड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सॉलिड्स का अपना खुद का शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है।
तो कंटेनर का वॉल्यूम वो ऑब्टेन नहीं करते हैं। कंटेनर का वॉल्यूम तो गैसेज स्टेट में जब रहते हैं तभी वो कंटेनर के वॉल्यूम को अचीव करते हैं। थर्ड है द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन सॉलिड्स आर शॉर्ट एंड द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एक्टिंग बिटवीन देम आर स्ट्रॉन्ग। यही मेन डिफरेंस करता है तीनों में। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इनको दबाया नहीं जा सकता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स बिकम लिक्विड व्हेन हीटेड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड चेंज इन इट्स लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं सॉलिड्स, वही उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, ये तो है जनरल करैक्टरिस्टिक। अब देखते हैं सॉलिड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सॉलिड्स आर डिवाइडेड मेनली इन टू टाइप्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड्स। देखिए, हम अपने सराउंडिंग में बहुत से सॉलिड मैटर देखते हैं, लेकिन वो सभी सॉलिड की डेफिनेशन में खरे उतरते हैं या नहीं उतरते, ये वो देखना है कि वो रियल सॉलिड है भी या नहीं। इसीलिए हमने सॉलिड्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वही रियल सॉलिड हम मानते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड पर ही हमारा ये चैप्टर बेस है, आगे सारी स्टडी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की ही है। इसीलिए हमें यहाँ इनको अलग करना है, उन सॉलिड्स को अलग करना है जो दिख रहे हैं सॉलिड जैसे, लेकिन वो सॉलिड है नहीं, जिनको हम एमोर्फस सॉलिड भी बोलते हैं। तो इनका डिस्टिंक्शन एग्ज़ाम में मेन है, वही पूछा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड में टू डिफरेंसेज पूछे जाते हैं या थ्री डिफरेंसेज पूछे जाते हैं हार्डली। तो यहाँ पहले डिफरेंस देख लेते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, देखिए मैं आपको जनरल बता देता हूँ। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि जिनसे वो बने होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो या तो मॉलिक्यूल हो सकते हैं या एटम हो सकते हैं या फिर आयंस हो सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं एंड आयंस भी हो सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, वो एक निश्चित पैटर्न में होते हैं, फिक्स पैटर्न होता है उनका जुड़ने का, कि एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरा मॉलिक्यूल जो आएगा, उसके बाद जो तीसरा आएगा वो पहले वाला रिपीट होगा, फिर चौथा आएगा। तो इस तरह से जो जुड़ने का जो पैटर्न है वो फिक्स होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जो ऑर्डर है मॉलिक्यूल्स का या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, वो ऑर्डर फिक्स होता है। जो रेंज होती है उस ऑर्डर की वो पूरे जो क्रिस्टल है उसमें फैली रहती है, सेम होती है वो रेंज, यानी कि हाई रेंज होती है। जबकि एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं इसमें इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं होता। एक मॉलिक्यूल के बाद दूसरा कौन आ रहा है, तीसरा कौन आ रहा है, उससे रिलेटेड और रिपीट हो रहे हैं, कोई रिपीट हो रहा है कोई नहीं हो रहा ऑर्डर रिपीट। तो एमोर्फस सॉलिड्स में इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं पाया जाता। तो जो इनका मेन डिस्टिंक्शन है वो शेप से रिलेटेड है एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से है। शेप डेफिनेट करेक्टरिस्टिक जियोमेट्रिकल शेप होती है, इरेगुलर शेप होती है। प्रॉपर्टी है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इन ए डेफिनेट लॉन्ग रेंज ऑर्डर। मतलब एक जो ऑर्डर आपने देख लिया वही ऑर्डर या पैटर्न बार बार रिपीट होता चला जा रहा है। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। जैसे NaCl है, एक बार Na आया, एक बार Cl आया, फिर Na आया, फिर Cl आया, फिर Na प्लस आया, फिर Cl माइनस आया। इस तरह से ये लॉन्ग रेंज में ये ऑर्डर पाया जाता है। लेकिन जो एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं इनमें कोई ऑर्डर ही नहीं होता। ऑर्डर होता भी है तो वो फिर लॉन्ग रेंज में नहीं होता, शॉर्ट रेंज में होता है। जैसे Na के बाद Cl आया, Cl के बाद फिर Cl आ गया। मतलब एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ।
अगर NaCl एमोरफस सॉलिड होता तो उसमें इस तरह से होता, Cl के बाद Cl आ गया, फिर Na के बाद Na आ गया। तो इसमें constant particles are not arranged in any long range definite order but have very short and random short range order. Okay. थर्ड है मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड करेक्टरिस्टिक मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, यानी कि फिक्स होते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कि हर सॉलिड का अपना एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि एमोरफस सॉलिड होते हैं ग्रेजुअली सॉफ्टर ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड देन मेल्ट। पहले थोड़ा थोड़ा नरम होंगे, सॉफ्ट होंगे, और फिर वो मेल्ट होना शुरू होंगे। यानी कि जैसे कि प्लास्टिक है, आपने देखा होगा प्लास्टिक को जब फायर में डालते हैं तो वो पहले तो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा और फिर वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। जब तक कि उनका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आ जाता तब तक वो बिल्कुल जैसे शेप एंड साइज में वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, लेकिन जैसे उनका मेल्टिंग पॉइंट आता है तुरंत वो फिर मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होता है। फोर्थ है एनाइसोट्रोपी। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिक होते हैं इन नेचर, एंड एमोरफस सॉलिड होते हैं वो आइसोट्रोपिक इन नेचर। ये एनाइसोट्रोपी जो है इसके बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ डिस्टिंक्शन बता दिया मैंने, ये एनाइसोट्रोपिक होते हैं, ये आइसोट्रोपिक होते हैं, और एनाइसोट्रोपी की बात हम आगे करेंगे। नेचर, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, इनको ये फॉल्स सॉलिड होते हैं, इनको सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड यानी कि ऐसे लिक्विड जिनको बहुत ही कूल्ड कर दिया गया है, बहुत ही ठंडा करके जमा दिया गया है, सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। जैसे कि कांच है, शीशा जो होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड है। देखिए जो पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं या हवेलियाँ होती हैं उनमें अगर कोई कांच ऐसे सीधा लगा हुआ है तो वो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा मिलेगा उनको जब छू कर देखेंगे। इस तरह से कोई कांच लगा हुआ है, क्योंकि कांच जो होता है वो एमोरफस सॉलिड है। शुरुआत में ऐसा रहेगा, लेकिन मान लिया बहुत सालों से लगा हुआ है, 100-150 साल बाद उसकी इस तरह की स्ट्रक्चर हो जाएगी। उनको छू कर देखेंगे तो ऊपर से पतला और नीचे से मोटा लगेगा, क्योंकि वो फ्लो होके नीचे आ गया है, क्योंकि वो एक तरह से सुपर कूल्ड लिक्विड ही था। लिक्विड का जो नेचर है वो फ्लो होने की है, तो वो ऊपर से नीचे फ्लो होके आ जाता है और नीचे से मोटा हो जाता है और ऊपर से पतला हो जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं NaCl, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, ये सभी जो भी साल्ट हैं वो सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। जबकि ग्लास है, रबर, प्लास्टिक, मैंने अभी बताया, ये सभी एमोरफस सॉलिड होते हैं। तो ये बात थी, सॉलिड के 2 टाइप्स हैं, क्रिस्टलाइन एंड एमोरफस सॉलिड। जो एनाइसोट्रोपी है इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। और जो चैप्टर है ये अपना, ये सारा ही क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पर ही डिपेंडेड है। तो आगे जो भी क्लासिफिकेशन होगा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही होगा। और ये एमोरफस जो सॉलिड्स हैं इनकी बात यहीं तक की थी, क्योंकि हमें अलग करना ज़रूरी था। सॉलिड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करना ज़रूरी था, जिससे हमें पता चले कि हम जो स्टडी कर रहे हैं वो कौन से सॉलिड्स की कर रहे हैं। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही है, हर अल्टरनेट ईयर में पूछ लेते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड पर ही बात होगी और एनाइसोट्रोपी पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।